हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 38 और हम पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है। देखिए, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अभी हमने अपने पिछले वाले लेक्चर्स में लायबिलिटी का जो पार्ट है वो कवर किया है। लायबिलिटी का मतलब ये होता है एनी अमाउंट विच इज़ ड्यू और विच इज़ पेबल टू आउटसाइडर फॉर द बेनिफिट टेकन बाय द बिजनेस। मीन्स बिजनेस ने कोई बेनिफिट लिया है और उसके बदले में हमारी जो लायबिलिटी हमारे बिजनेस की टूवर्ड्स थर्ड पार्टी को हमें पेमेंट करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जैसे कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा लोन, तो दैट इज़ योर लायबिलिटी। सपोज़ आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं और आप जो सैलरी होता है वो तो मंथली पेमेंट होता है। सपोज़ आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है तो वो भी लायबिलिटी है, वो भी आपको फ्यूचर में रीपे करनी पड़ेगी। ऑफिस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है और आपने रॉ मटेरियल जो भी परचेस किया वो क्रेडिट पे परचेस किया है, तो इसके बदले ये ट्रांजेक्शन से क्या होगा, आपका क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा। क्रेडिटर्स को आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो इट इज़ अ लायबिलिटी, तो इसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ अनसर्टेन। तो ये पढ़ के हमें ये लगता है कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टेन है, मीन्स फ्यूचर में पे करना पड़ भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ऐसी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है जो हमें पे करना भी पड़े और हो सकता है हमें नहीं भी पे करना पड़े, ये कैसी लायबिलिटी होती है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो एग्जांपल आप अच्छे से समझ लीजिए तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ये एक एम्प्लॉई है जो इस कंपनी में काम करता है, ठीक है, ही इज़ अ वर्कर, और ये वर्कर जो है इस कंपनी में जॉब करता है, काम करता है, ही इज़ अ वर्कर बेसिकली, ठीक है। सपोज़ ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटी, वो बिजनेस का कुछ काम कर रहा था इस बिजनेस से रिलेटेड, और उसी समय क्या हुआ, वर्कर सफ़र्ड मेजर इंजरीज मतलब उसे चोट लग गई है, बट वो बहुत मेजर चोट है, ठीक है। अब वर्कर ने क्या किया, वर्कर गया कंपनी के पास और उसने अपने जो भी उसको चोट लगी थी उसके बारे में उसने बताया कंपनी को, और उसने कंपनी से डिमांड किया क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख, मतलब उसने कंपनी से 5 लाख रुपए डिमांड किए कि मुझे इतनी चोट आ गई है, उसके लिए मुझे आप कंपनसेशन दो, ठीक है। कंपनसेशन मतलब समझते हो कि उसके अगेंस्ट, मतलब जो भी उसे चोट लगी है उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो वो चोट के बदले में क्या मांग रहा है कंपनी से? 5 लाख रुपीज़ मांग रहा है। सपोज़ कंपनी ने जो ये पैसे मांग रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया, कंपनी बोला नहीं, ये तुम्हारी गलती से तुम्हें चोट लगी है और इसके लिए हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये एम्प्लॉय के पास कोई और रास्ता है क्या अपने पैसे मांगने के लिए? हाँ, उसके पास एक और रास्ता है। जैसे मैं बात करूँ, कोर्ट की बात करूँ, ठीक है, कोर्ट की बात अगर मैं करता हूँ तो एम्प्लॉय कोर्ट में भी जा सकता है। सपोज़ ये कोर्ट गया और कोर्ट में जाके जज को अपने बारे में बताया कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये एक्टिविटी कर रहा था, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा था, उसकी वजह से मुझे चोट आई है और उसके लिए मैंने कंपनी से डिमांड किया ₹5 लाख, जो मुझे कंपनी नहीं दे रही है। उसके बाद कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट क्या करेगा, कंपनी को नोटिस भेजेगा कि आप इस एम्प्लॉय का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो कंपनी अपने डिफेंस में कुछ कोर्ट को बताएगी कि भाई ये एम्प्लॉय की गलती थी, एम्प्लॉय ने ऐसे काम किया, एम्प्लॉय की ये गलती थी, इसके लिए हम उसे पेमेंट नहीं करें। तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया है, किसके बीच में? एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और उस डिस्प्यूट को, मीन्स झगड़े को, जो झगड़ा चल रहा है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, उस झगड़े को कौन रिजॉल्व करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा? कोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और पता होगी कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम तो 31 मार्च को बनाते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च को सपोज आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस कंपनी का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और जो केस है, जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है। देखिए, कोर्ट जजमेंट वॉज पेंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 31 मार्च को ये जो एम्प्लॉय और कोर्ट के बीच में, सॉरी, एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में जो
केस चल रहा है वो पेंडिंग है। तो क्या ये जो एम्प्लॉई ने कंपनी से डिमांड किया है 5 लाख रुपीज़, ये क्या कंपनी की लायबिलिटी है एज ऑन 31 मार्च? नहीं, लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन कब? इन फ्यूचर। अगर एम्प्लॉय ने केस जीत लिया तो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर कंपनी ने केस जीत गए तो कंपनी को कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटी ये अनसर्टन है। ये लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है फॉर द कंपनी। तो इसीलिए ऐसी लायबिलिटी जो 31 मार्च को अनसर्टन हो, मीन्स जो डिसीजन है कोर्ट का पेंडिंग है, ऐसी लायबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। मीन्स ये ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टन है, जो फ्यूचर में पता चलेगा हमें कि वो लायबिलिटी हमारे ऊपर आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये लायबिलिटी जो है 31 मार्च को ये जो लायबिलिटी है ये तो अनसर्टन है 31 मार्च को। तो क्या ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी चाहिए? हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये लायबिलिटी क्या है? अनसर्टन है। तो कंपनी जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो लायबिलिटी साइड में 5 लाख रुपीज़ नहीं रिकॉर्ड करेगा एज ऑन 31 मार्च। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? बिकॉज वो लायबिलिटी क्या है? अनसर्टन है। ठीक है, तो अगर वो लायबिलिटी इन फ्यूचर सर्टन हो जाती है तब तो कंपनी को अपने प्रॉफिट बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से इस लायबिलिटी के बारे में बताया है। देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च को आपको पता नहीं है कि लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी, फ्यूचर में पता चलेगी। तो अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब, जैसे अगर लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब कंपनी केस हार जाएगी। तो अगर कंपनी केस हार गई तो वहाँ पे लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो ये हैपनिंग का मतलब क्या है? कंपनी केस हार गई। नॉन हैपनिंग मीन्स ऐसा भी हो सकता है कंपनी केस जीत गई तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये जो लायबिलिटी है वो डिपेंड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो वो कोर्ट का केस जो जजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारी लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट। तो उसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। एज इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड और परफेक्ट लायबिलिटी, मीन्स ये कन्फर्म भी नहीं है और परफेक्ट भी नहीं है। इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स आपका जो बैलेंस शीट है, आपके बैलेंस शीट को ये अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी तो अभी हमारे ऊपर आई नहीं है, वो तो अनसर्टन है, इसलिए आपके बैलेंस शीट को वो अफेक्ट नहीं करेगा। ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब मेरी लायबिलिटी है ही नहीं, अभी तक तो ये सर्टेन नहीं हुई है, तो मैं बैलेंस शीट में क्यों रिकॉर्ड करूँ? तो जब मैं बैलेंस शीट अपना बनाऊंगा तो यहाँ पे जो लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ पे मैं उस जो कंपनसेशन था मेरा 5 लाख रुपीज़, मैं उसे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बिकॉज ये मेरी लायबिलिटी अभी सर्टेन नहीं है। तो इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन। तो इसे रिकॉर्डिंग करना नहीं है हमें। बट रिकॉर्डिंग नहीं करना है, बट कहीं तो आपको इसको लिख के रखना पड़ेगा। तो देखिए, बट इट इज़ शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू द बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी इतनी है ₹5 लाख, जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है। तो उसे किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, फुट नोट कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। फुट नोट मीन्स बैलेंस शीट के नीचे, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसके नीचे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? वर्कर ऑफ द कंपनी हैज़ फाइल्ड केस इन द कोर्ट फॉर ₹5 lakhs फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मीन्स उसने कुछ कंपनसेशन मांगा है जो क्या है? कंटिंजेंट है, जो अभी तक श्योर नहीं है। तो आपको ऐसा नोट लिख के देना पड़ेगा। अब आपके स्टडी मटेरियल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं उसे कवर कर देता हूं। एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अ वर्कर मेक अ क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट द बिजनेस and the decision is pending in the court. It may be future liability। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? It may मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। It may be future liability for business। बिजनेस के लिए future liability हो सकती है on happening of an event
मीन्स जो कोर्ट का जो इवेंट है, कोर्ट वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, तो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट वर्डिक्ट मतलब कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है, वो भी बता देता हूँ। देखिए, इफ देयर इज एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग केस, पेंडिंग कोर्ट केस एंड पेंडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स, देन द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या बात है, इफ़ देयर इज़ एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल बता रहा है, या तो आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चालू है और वो पेंडिंग है, पेंडिंग कोर्ट केस, आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चालू है वो भी पेंडिंग है, एंड पेंडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मीन्स आपने इनकम टैक्स पे कर लिया। अभी ये इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, पेंडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनकम टैक्स पे किया है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आई है कि आपको इतना नहीं, इतना और टैक्स पे करना है, आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है, और आप उनके डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, इसके लिए आपने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, ठीक है। तो क्या अभी आपको टैक्स भरना है? नहीं, अभी तो केस कोर्ट में चल रहा है। अगर आप केस हार जाओगे तो आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे है पेंडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मीन्स यहाँ पे आपको इनकम टैक्स अभी भरना नहीं है, वो पेंडिंग है। और एनी अदर लायबिलिटी, या फिर कोई और एनी अदर टैक्स, मीन्स ऐसा कोई भी टैक्स जो इन फ्यूचर आपको पे करना पड़े, देन द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है लायबिलिटी साइड, बट डिस्क्लोज तो करना है। डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है, मीन्स फ्यूचर में आपको पे करना पड़ सकता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। तो उसे हम अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं करते, उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट देके उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।